नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नावा स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर वो दो चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, वहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो कोई एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो या म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जाहिर सी बात है भाई, आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो, भैया जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के केस में हम देखें तो हम ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक में एक बड़ा ट्रेड हम उठा लेते हैं। लेकिन जब हम स्टॉक में ट्रेड उठा लेते हैं या स्टॉक में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेके कोई गलत काम तो नहीं किया, क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट तो नहीं होने वाली है, या स्टॉक में कोई पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब से मिलेगा, मैक्सिमम स्टॉक में कितना रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न स्टॉक में हमें कितने टाइम ड्यूरेशन पे मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर वो सारे सवालों के जवाब आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले मिल जाए तो आपके लिए कितना आसान होगा उस स्टॉक के बारे में ये पता लगाना कि आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और इसी बात को लेके मैं यहाँ पे आपको दो सबसे बड़े पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि नावा स्टॉक ने पिछले 5 सालों में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी गिरावट वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। जहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिलने वाली है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है, मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नावा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कितनी ज़्यादा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 10.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 8.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में 17.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक में करीब 16.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अब बात करने वाले स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में, देखते हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और कितना रिटर्न स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 62% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 218% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे 2 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 464% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 4.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे 11.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। देखा जाए तो 1165% का एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने 4 साल में दिया है।
अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 997% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे 9.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म में तो देखो लॉन्ग टर्म में स्टॉक को मैं मल्टी बैगर तो बोलूँगा नहीं, लेकिन ये स्टॉक मल्टी बैगर से भी कम नहीं है। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में मैं आपको यही कहूँगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 11.5 गुना से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करके दिया है। देखा जाए तो 1165% से ज़्यादा का रिटर्न स्टॉक ने 4 साल में दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ यहाँ पे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1 वीक से लेके 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक में 8 से लेके करीब 17-17.5% के करीब एक अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिलती है। देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। अगर अगस्त और सितंबर 2024 की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम यूरोप के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज के बीच में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते 2 सबसे बड़े क्रैश इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिले। यही नहीं, ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऐसी थी जहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। अगर बात करें अक्टूबर की तो अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई थी, जिसकी वजह से एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली हमें स्टॉक मार्केट में देखने को मिली। और अगर बात करें इस टाइम करंट टाइम की तो यहाँ पे सेंसेक्स 85,000 से गिर के करीब 75,500 या 74,000 के करीब आके खड़ा हो गया है। एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी हैं जहाँ पे गिरावट लगातार चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसे कामधेनु वेंचर हो गया, ओरिएंट ग्रीन एनर्जी हो गया, स्प्राइट एग्रो हो गया, एएफ इंटरप्राइजेज हो गया, ठीक है, वर्टोज हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं और सारा का सारा माल एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स के हवाले कर दिया है। देखा जाए तो वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और एफआईआई की ज़बरदस्त जंग वहाँ पे चल रही है। उन स्टॉक के नाम है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, साथ में डिलीवरी स्टॉक हो गया, जिनके अंदर प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। तो देखा जाए तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट का माहौल चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के साथ भी स्टॉक में जो मैक्सिमम गिरावट हुई है वो यहाँ पे 17.5% से ज़्यादा हुई है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में ये गिरावट कुछ ज़्यादा है। मार्केट में जिस तरीके से गिरावट चल रही है उस गिरावट को अगर कंपेयर किया जाए स्टॉक में तो 17.5% की गिरावट कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। जबकि स्टॉक के अगर रिटर्न देखें, हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखें तो उन रिटर्न के कंपैरिजन में 17.5% की गिरावट एक फ्लक्चुएशन हम इसको बोल सकते हैं, जो यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक से एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम लेना है तो स्टॉक को कम से कम 9 महीने के लिए या इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जो मैंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की टर्म्स में आपको समझाए, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको बताए। ये सारे रिटर्न आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, लेकिन अभी भी हमारा निष्कर्ष तक हम यहाँ पे पहुँचे नहीं कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, जो पिछले 5 साल के रिटर्न्स होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। हो सकता है कि भाई इन पिछले 5 सालों में स्टॉक ने मल्टीबैगर जैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है, लेकिन क्या मतलब कि भाई आने वाले टाइम में हो सकता है स्टॉक में एक बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल पाए। हो सकता है कि ये रिटर्न जो पिछले 5 साल में हुए हैं, आने वाले 5 साल में हमें इससे भी कम रिटर्न देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि आने वाले 5 साल में ये स्टॉक इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे दे। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस सवाल का जवाब हमें यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में कुछ बारीकियां हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो भाई वहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा
खासा रिटर्न देता है, क्योंकि कंपनी के जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उसमें प्रमोटर और DII आते हैं, जो कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स को लेके बात कर रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस स्किल है उसको आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो FII आता है। FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का मामला हो या फिर वो मार्केट को एनालिसिस करने का मामला हो। वो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले बिकवाली करना शुरू करते हैं। जब FII बिकवाली करती है, बिकवाली करती हुई नजर आती है, बिकवाली करके निकल जाती है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है, और तब जाके मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको या तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या टाइम आने पे आपको स्टॉक में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। अगर आप कोई प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन चाहते हो तो कोई भी रैंडमली आप 20 स्टॉक उठा लेना और उसके 1 साल का FII का होल्डिंग पैटर्न आप चेक करना। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे लास्ट ईयर FII की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 10-15% से लेके 40-45% तक आपको देखने को मिलती है। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर लास्ट ईयर FII की होल्डिंग 10-15% से लेके 40-45% होती है और अगले साल तक आते आते वो होल्डिंग 5 या 7% रह जाती है या फिर 0% हो जाती है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें FII के डेटा के साथ देखने को मिलता है। मार्केट में जो 11:30 से लेकर 1:30 बजे का टाइम होता है, उस टाइम FII की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल मार्केट के काफ़ी मार्केट में प्री सेशन, पोस्ट सेशन या मार्केट एक्टिव रहती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और FII की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। तब जाके आप उस स्टॉक से एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हो। तो दोस्तों अब चेक करते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, आखिर स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट ईयर यहाँ पे 48.84% थी, जो इस साल बढ़ के 48.89% हो गई है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी यहाँ पे 50% से कम है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे अगर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर DII की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे DII की होल्डिंग पिछले साल 0.09 थी, इस साल बढ़ के यहाँ पे 0.16% हो गई है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है कि भाई चाहे कुछ भी हो लेकिन DII की होल्डिंग में एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है अगर उनकी होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल FII की होल्डिंग 9.18% थी, जो इस साल बढ़ के 11.08% हो गई है। तो जैसे जैसे FII की होल्डिंग बढ़ती है एक बड़ा फ्लक्चुएशन भी यहाँ पे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 34.81% थी, जो इस साल गिर के यहाँ पे 33.07% हो गई है। तो एक बड़ी डिक्रीमेंट यहाँ पे हमें एक बड़ी गिरावट यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है, तो वो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि DII की होल्डिंग में भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का जो आंकड़ा है, रेशियो है, वो लगभग एवरेज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट जो हमें देखने को मिलते हैं स्टॉक में वो ये है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से कम है। दूसरा जो FII का डेटा है वो यहाँ पे लगभग फ्लक्चुएशंस के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा यहाँ पे फ्लक्चुएशन लेवल भी आपको ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जो मैंने आपको बताए, साथ में स्टॉक की कुछ होल्डिंग पैटर्न की बारीकियां जो मैंने आपको समझाई, साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न का डेटा आपके सामने है। अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स इस वीडियो पे आते हैं उनको यहाँ पे डिसीजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नावा स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में
आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।